संस्कृतियों के टकराव, विलय और प्रभुत्व की जानकारी है। इसमें मैंने आपको बताया था किस तरह एक सभ्यता दूसरी सभ्यता को ओवरलैप करने की कोशिश करती है। आपको मैं प्रेजेंट कंटेक्स्ट से समझाता हूं, राइट। अभी आप लोगों ने कितने लोग अवेयर हैं कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में गए तो उन्होंने बताया कि देखो किस तरह से, आज का भी अगर स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा तो एक्सपोज करने की कोशिश हुई है कि कनाडा जो अपने आप को फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, इंडिया में एक मोस्ट वांटेड अपराधी है, उसको वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में एक सीधा साधा प्लम्बर बताता, अपना नागरिक बताता और उसकी अभिव्यक्ति की आजादी की बात करता है, राइट। लेकिन वहीं पर उसकी ही संसद में कितने लोग इससे अवेयर हैं कि एक नाजी खड़ा होता है, नाजी जिसने यहूदियों का नरसंहार किया, मारा, होलोकॉस्ट किया, उसका सम्मान करता है। तो आप ये चीज देख रहे हैं, अमेरिका साथ दे रहा है। I-5 का जिक्र आया जिसमें जो है अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनकी जो है एक चर्चा हुई, जहां पर इस तरह से जहां गोरे लोग, श्वेत लोग रहते हैं, तो वो क्या है, व्हाइट मैंस बर्डन जो है, वो जो सुप्रीमेसी है व्हाइट लोगों की, वो उनका एक देश है। बड़े ध्यान से समझना है इसको। कितने लोगों ने इसको पढ़ा, कितने लोग इसको लेकर अवेयर हैं कि हाँ कुछ ऐसा भी वहां हुआ, राइट। कितने लोग ये बात जानते हैं, चलिए बताइए। तो आपको समझ में आ रहा क्या हो रहा है कि एक तरफ अगर आप कोई नियम को पालन करते हैं, आप अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की बात करते हैं, आप किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं, तो एक चीज ये होना चाहिए कि आप किस रूप में आए हैं, क्या चीज कर रहे हैं, और जो आपके ह्यूमैनिटी के कॉन्सेप्ट हैं वो पूरी दुनिया के लिए बराबर होने चाहिए। अगर आप न्याय यानी जस्टिस को मानते हैं तो पूरी दुनिया के लिए बराबर होने चाहिए। लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि भारत में जो वांछित अपराधी है वो आपका सम्मानित नागरिक है, पूरी दुनिया का जो अपराधी है नाजी, वो आपकी संसद में खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन पा रहा है। तो ये बड़ा ही खतरनाक सिचुएशन है हमारे सामने, और ये सिचुएशन बताता है कि जब संस्कृतियां विद्रूप हो जाती हैं, यानी कि वो एक बहुत करप्ट प्रैक्टिस में हो जाती हैं, तो वो किस तरह से दूसरी संस्कृति के ऊपर हावी होने की कोशिश करती है। वो भारत पे मानवाधिकारों हनन का जो है वो बात करते हैं, वो कहते हैं कि भाई भारत में धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। वो वेस्टर्न कंट्रीज जो है एक साथ मिलकर वो I-5 का ग्रुप बना लेते हैं, वो घूम फिर कर, चाहे आप, उनको पता है कि सामने वाला सही है। भारत ने आज कहा कि किसी के साथ किसी देश में हस्तक्षेप करना हमारी संस्कृति का हिस्सा ही नहीं रहा है, ये बोला है। और उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और उसके बाद वो जो है वो जब हमारे यहां से बोला गया कि आप हमें प्रूफ दो, तो प्रूफ भी नहीं दे पा रहे हैं, कह रहे हैं एविडेंस है, लेकिन वो दे नहीं रहे हैं। तो ऐसा कौन सा एविडेंस है जिसको तुम सामने रख नहीं सकते? तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो पर्सपेक्टिव होता है, जो हमें और आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये जो सिंपल सा फंडा है कि उन्होंने अपने आप को एक सुपीरियर कल्चर मान लिया, इसके पीछे जो है मेंटेलिटी जो है वो एक सुपीरियर कल्चर की, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं एक्चुअली कि कोई और देश उभरे, कोई और देश बात करे। तो उन्होंने क्या किया, जो गोरे लोग हैं यानी श्वेत लोग हैं, उनको उन्होंने बताया कि ये सुप्रीम लोग हैं, ये पूरी दुनिया के सबसे जो है वो पावरफुल लोग हैं, सबसे उन्नत लोग हैं, इन्होंने ही पूरी मानवता को रास्ता दिखाया। और जो रंग के आधार पर जो नस्ल भेद होता है, उसमें अफ्रीका, भारत के लोगों को, एशिया के लोगों को वो बहुत कमतर मानते हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसी कोई चीज है। तो ये बेसिकली क्या होता है, कल्चरल सुप्रीमेसी रखने की कोशिश होती है कि आप सांस्कृतिक रूप से किसी दूसरी सभ्यता के ऊपर हावी होने की कोशिश करो। मजेदार बात यह कि आजादी के कई सालों तक भारत इस मानसिक गुलामी का हिस्सा रहा। भारत मानता रहा कि वन हु इज वेस्टर्न दैट इज मॉडर्न, और इसमें हमारे जो हमारे नेता थे, हमारे जो हिस्टोरियन थे, उन्होंने हमारी ही हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया, जब आप पढ़ोगे। और जब उन्होंने डिस्टॉर्ट किया तो हम भारतीयों को शर्म आने लगी। मैं एक एग्जांपल और लूं, बोलो हाँ। तो एक बड़ा जीवन, तभी 2 दिन पहले का एग्जांपल लेता हूं और देखता हूं आप लोग मेरे साथ कितना अवेयर हो पढ़ने के लिए, राइट। मजेदार एग्जांपल लेता हूं और आंखें फटी रह जाएंगी। 2-3 दिन पहले नजर आपको, अब मुझे आप बताओ कि कर्नाटक के एक मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, बहुत लेट शामिल किया गया। तो आपने तो रट लिया होगा कुछ लोगों ने, कुछ लोगों ने तो पढ़ा ही नहीं होगा, ये पता नहीं कब वो पढ़ेंगे। कितने लोग इस खबर से अवेयर हैं? कर्नाटक के होयसल मंदिर को, होयसलेश्वर मंदिर को, ठीक है, वो होयसलेश्वर मंदिर है, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया। कितने लोग अवेयर हैं इस खबर से? चलो अभी तुम्हें आज एक बहुत ताकतवर चीज बताता हूं। वीके यादव ने कहा मैं नहीं, तो मेरे साथ तो करंट अफेयर्स बहुत अपडेट रहना पड़ेगा। मैं हिस्ट्री पढ़ाते समय भी बहुत करंट अफेयर्स अपडेट रहता हूं, मैं करंट अफेयर्स के साथ हाईली अपडेट रहता हूं। तो हाँ जल्दी बताएं, करंट अफेयर्स तुम्हारी बहुत अच्छी हो जाएगी मेरे साथ।
जल्दी जल्दी बताएं, कितने लोग अवेयर हैं इस खबर से? लो, एक दो, आधे से ज्यादा क्लास तो उसको पता ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ भी। तुम लोगों को पढ़ना सिखाना पड़ेगा कि पढ़ते कैसे हैं। चलो खैर, तो कर्नाटक में होयलेश्वर मंदिर जो है, होसलेश्वर मंदिर, उसको जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया। आप में से इसमें पढ़ लिया। ये मंदिर क्या है, ये मंदिर क्या है, उसकी खास बात क्या है, और क्या वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाल देने से इसका महत्व अभी अभी बढ़ा है? राइट, जैसे किसी ने याद किया 42nd हेरिटेज में डाला गया है। वेरी गुड, वेरी गुड, मुझे पता है, रिया ने बोला। लेकिन ये क्या है, ये बताओ, इस मंदिर की खास बात क्या है, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डालने से पहले क्यों नहीं हमें पता था? क्या वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर स्थल, कोई बहुत बड़ी चीज है कि उसके आने के बाद ही हम भारतीयों को एक जो है विदेशी संस्था हमें कुछ दे रही है, यूनाइटेड नेशन, तो हम उस पर बहुत खुश हो जाएं? उससे पहले हमें जो है नहीं होना चाहिए। रुखसार ने कहा कि करंट अफेयर्स को रिलेट करने में दिक्कत हो रही, मेरे साथ खत्म हो जाएगी। करंट अफेयर्स तो तुम्हारा मास्टर, सुबह तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ के आना पड़ेगा। करंट अफेयर्स कहां से कवर करें, बस ऐसे अब देखते जाओ मेरे साथ, मजा आएगा। मैं बहुत हाईली अपडेट रहता हूं। चलें अब शुरू करते हैं। जैद ने लिखा है मैंने पढ़ा था सर, अब जरा देखो क्या है। रोशन ने लिखा है करंट अफेयर्स के लिए क्या करें? पहले अपना इनर्शिया खत्म करो, पहले करंट अफेयर्स होता क्या समझो। इसके लिए त्रिभुवन सर बड़े सस्ते में एक कोर्स लेकर आ रहे हैं, अब कुछ दिन के लिए ज्वाइन कर लो उसको, ठीक है, बहुत कम 399 रुपए में। वो सारा न्यूज़पेपर पर सब कवर करते हैं, उसको कवर कर लो। राइट, चलो आ जाओ। अब हमें क्या करना है? अब इस मंदिर की खासियत समझो बड़े ध्यान से। तुमने ये पढ़ लिया कि 42nd, ठीक है, ये हेरिटेज साइट हो गया होसलेश्वर मंदिर, लेकिन ध्यान समझो, ये पूरा मंदिर जो है वो ग्रेनाइट पत्थरों से बना हुआ है। और इसकी जो आश्चर्य है, आने वाले समय में हमें पता चलेगा कि ये माना जा रहा है कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी से बना हुआ, जो टेक्नोलॉजी आज मिसिंग हो गई। भारतीयों के पास कुछ ऐसी बेस्ट आर्किटेक्चर छोड़ो, इसको जो ग्रेनाइट पत्थर बहुत कड़े पत्थर होते हैं, ठीक है, बहुत मुश्किल से ये जो है तैयार होते हैं। तो इसमें जो बात निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि इसकी जो पिलर्स हैं, ठीक है, बहुत 10-10 मीटर ऊंचे पिलर्स हैं, इसके जो पिलर्स हैं उस पे लेथ मशीन होती है, बहुत हाई मशीन होती है, इसमें आप लकड़ी डालते हैं। तो हमारे पास अभी लकड़ी काटने की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो उसमें क्या होता है, लगाते हैं, जैसे वो पाए की डिजाइन बन जाती है, सब कुछ बन जाता है, और बहुत तेजी से यूनिफॉर्म बनता है, क्योंकि ये जो कटिंग हुई है वो यूनिफॉर्म कटिंग हुई है। दिस इज यूनिफॉर्म, ठीक है, ये किसी औजार से नहीं काटा जा सकता, ये यूनिफॉर्म है। मतलब उसमें क्या है, ये पिलर जो है, पिलर को अगर क्रॉस सेक्शन करके देखोगे तो इसमें बहुत बारीक रिंग बने हुए हैं, बारीक रिंग बने हुए, बारीक डिजाइन बनी हुई और यूनिफॉर्म डिजाइन है। समझो, पहले सिर्फ रट लेने से काम नहीं चलेगा। और इसमें बारीक डिजाइन बनी है जिसको लेथ मशीन, कौन सी मशीन बोलते हैं? लेथ मशीन से आज की डेट में लकड़ी पर बनाया जाता है। ग्रेनाइट पे तो अभी भी हम बनाना नहीं जानते, और भी छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़ों पे हमें बनाना आता है। हम 10-10 मीटर के सिंगल स्टोन को लेथ मशीन से कट करने की हमारे पास आज टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इसका मतलब है भारत के पास ऐसी क्या टेक्नोलॉजी थी? और उसमें एक मूर्ति है, उस मूर्ति के हाथ में एक ऐसा औजार है जो भविष्य का औजार हो सकता है, यानी वो फ्यूचर इंस्ट्रूमेंट को शो करता है। तो इस मंदिर में जो बेहतरीन कशीदाकारी की गई है, बेहतरीन जो आर्किटेक्चर का नमूना, और आश्चर्यजनक, मतलब आज की डेट में धरती पर वो टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है कि ग्रेनाइट पत्थरों को 10-10 मीटर के जो है वो खंडों को जो है वो इस तरह से काटा जाए। और सबसे बड़ी बात है, आज हम बॉल बेरिंग जानते हैं, जो घूमता है पंखे में जैसे घूमता है, पत्थर के अंदर पत्थर ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं कि वो आखिर वो किस उस पर है, और वो पत्थर पूरा घूम रहा है। एक्चुअली में जो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात कहता हूं, ठीक है, जैसे विकी यादव ने कहा उसको खराद मशीन कहते हैं, लेकिन खराद मशीन लकड़ी को काटता है, जैसे इन्होंने बताया। लेकिन ग्रेनाइट पत्थर सबसे टफ पत्थर होता है, सबसे कड़ा पत्थरों में से एक माना जाता है, इग्नियस रॉक होता है ये, ठीक है, यानी आग्नेय चट्टाने हैं। और आप इसको देखो कि इसको, और वो भी 10-10 मीटर, सोचो कितना टनों टन वजनी होगा, कैसे वो घूमता होगा, कैसे उसकी कटिंग की गई होगी, और वो टेक्नोलॉजी गई कहां, वो टेक्नोलॉजी मिसिंग कहां है?
तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये भारत के लिए। अब करंट अफेयर्स में भारत के गौरव को जानने की कोशिश करो। हम भारतीय क्या इससे परिचित थे पहले? जो लोग वहां के थे वही परिचित थे। आज ये नेशनल न्यूज हो गया, इंटरनेशनल न्यूज हो गया कि भैया ये आया तो करंट अफेयर्स में आपने पढ़ लिया, लेकिन वो मंदिर तो सैकड़ों सालों से वहां मौजूद था, भारत की वो टेक्नोलॉजी मौजूद थी। इसीलिए मैंने गुरुकुल की क्लास में बोला था, हम भारतीयों को पता बहुत कुछ है, हम जानते कुछ नहीं है। हम भारतीयों को पता बहुत कुछ है, हम जानते कुछ नहीं है। यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हमारे देश में सवाल है, हमने उसको मंदिर कह दिया। अब कई लोग जो मंदिर नहीं जाते हैं या दूसरे धर्म को मानते हैं उनके लिए तो डिस्कार्डेड चीज होगी, लेकिन सवाल है वो भारत की धरोहर है। और सबसे मजेदार बात है वो टेक्नोलॉजिकली इन्हांसमेंट है। हम भारतीयों को गर्व होना चाहिए कि आज जैसे बच्चे ने कहा खराद मशीन हो गया या फलाना चीज हो गया, भाई साहब ग्रेनाइट के पत्थरों को काटने के लिए इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आई कहां से? ये टेक्नोलॉजी आई कहां से? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो जैसे हमारे यहां पूजा कुमारी जी हैं, ठीक है, ये भी थोड़ा सा मानसिक रूप से अभी तैयार नहीं यूपीएससी के लिए। ये इन्होंने पूछा एनसीईआरटी कब से पढ़ाएंगे? शुरू हो गई एनसीईआरटी भवानी, शुरू हो गई है, ठीक है, क्योंकि ये जो आप में से बहुत से बच्चे हर बैच में इसी तरह से थे, इसलिए मैंने एक आध साल पढ़ाना छोड़ दिया। क्योंकि क्या होता, पढ़ाते पढ़ाते मैं थोड़ा रिसर्च में इतना गहरा चला गया कि जब इस तरह के बच्चे जो क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे थोड़ा आश्चर्य होता है। कारण ये होता है कि इनका मानसिक जो विकास हो रहा है वो अभी यूपीएससी से बहुत दूर है। मतलब इनको ऐसा पढ़ाया गया कि इनको पढ़ाने का तरीका होता है चैप्टर संख्या 1 लिखो, लिखो यह क्या कहता है। ये ना विषय को समझ पाते हैं, न विषय की गहराई समझ पाते हैं, ये जानते ही नहीं कि एनसीईआरटी को हमें यूटिलाइज कैसे करना है। और एनसीईआरटी, जब शायद इन्होंने कल की क्लास भी ना देखी हो, कि जहां पर आईएएस टॉपर कह रहा है कि एनसीईआरटी को हमें अवधारणाओं के रूप में लेके जाना पड़ेगा, बीटीएल में लेने जाना पड़ेगा, नहीं तो एनसीईआरटी बहुत लोग रट रहे हैं और उनसे कोई भी एक प्री का भी एग्जाम नहीं निकल रहा है। और क्यों मेरे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं ये तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। जैसे जैसे मेरा समय आगे बढ़ेगा, तुम जब पेपर देखोगे एग्जाम के, बोला अरे यार तो सर ने पढ़ा रखा है, धड़ाधड़ क्वेश्चन होंगे। क्यों? उसके पीछे कारण है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, तुम्हारे यूनिवर्सिटी या कॉलेज का एग्जाम नहीं है बेटा कि 5 साल का पेपर देके आईएएस बन जाओगे। थोड़ा ध्यान से समझो। तो पहले तो अपना माइंडसेट चेंज करो कि किसी भी, और बहुत अच्छी चीज है कोई पढ़ा नहीं रहा आज की डेट में, जब भी आईएएस की तैयारी में जाओ किसी भी सब्जेक्ट को समझो, ये सब्जेक्ट क्यों है, ये सब्जेक्ट हमें क्यों पढ़ा। एक आईएएस को हिस्ट्री क्यों पढ़ाई जा रही, तुम मुझे बताओ। क्या करोगी तुम आगे चल के इतिहास पढ़ के, क्या करोगी? तुम्हें पर्पस ही नहीं पता। और जब किसी को पर्पस ही नहीं पता, जैसे तुम निकल गई, तुम्हारी हालत कैसी है? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कई बार कि सर मुझे मौसी घर जाना है। हाँ बेटा मौसी घर जाना अच्छी बात है, मौसी बहुत याद आ रही है, हाँ अच्छी बात है। जैसे तुम कहते हो मुझे आईएएस बनना है, हमें एनसीईआरटी पढ़नी है, हाँ सर मुझे मौसी घर जाना है। बोले मौसी कहाँ रहती हैं? बोले नहीं पता मौसी कहाँ रहती है, लेकिन मुझे मौसी के घर जाना है। ठीक है, मुझे मौसी के घर जाना है। चलें आगे। हिस्ट्री हमें बहुत कुछ सिखाती है, हिस्ट्री हमें बहुत कुछ चीजों के बारे में बताती है। थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ फ्लक्चुएशन को लेके, राइट? तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहां पे सब्जेक्ट का ओरिएंटेशन जानना जरूरी। अब सवाल यह है कि भारत में ये मंदिर बहुत पहले से, सैकड़ों सालों से उपस्थित था। हमें ये नहीं जानना है कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या जगह मिली। सवाल यह है कि ये टेक्नोलॉजी भारत में कैसे आई। मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि इतिहास के माध्यम से हमें अपनी संस्कृतियों पर गर्व हो सकता है। हम इसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। अब सवाल यह पूछा कि आईएएस ऑफिसर को हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए, क्या रीजन है? तो पहले आपको बताया कि किसी भी राष्ट्र के लिए यह बड़ा गर्व का विषय हो सकता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है। अगर जैसे मान लीजिए आपको पता चलता है कि होयसल मंदिर की टेक्नोलॉजी क्या थी, टीचर को पढ़ाना चाहिए, हम पढ़ाते भी नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत तो हमारी ये है कि हम बेसिकली वो चीजें पढ़ाते भी नहीं है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम क्या करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे आपको यह समझ में आएगा कि भारत इतना महान देश है तो इसके राष्ट्र निर्माण में क्या जाना चाहिए। क्योंकि आपका काम क्या है? आपका काम है प्रशासन को अच्छी तरीके से चलाना, आपका काम है जनता की सेवा करना, भलाई करना, शिक्षा देना, उनको उनके लिए जो है संसाधन मुहैया कराना।
जैसे आज आपने एक खबर पढ़ा कि एक पूर्व आईएएस उनको जबरदस्ती आज रिटायर करा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो बड़ी सीनियर लेवल की आईएएस अधिकारी थी, तो जब कुत्ता घुमाने लेके जाती थी एथलीटों को मार मार भगा दिया, भाग यहां से सर, मैडम जो है कुत्ता घुमाने लेकर आई है। तो ये क्या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग है। आज आपने पढ़ा होगा एक आईएएस ऑफिसर को जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया। सरकार के पास ये अधिकार होता है, उसको लगता है कि उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, अब इन्हें यहां पर काम नहीं करना चाहिए, राइट? इन्हें ये काम यहां नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें ये बात और थोड़ी सी गहराई से समझ लेना चाहिए कि ये चीज कैसे हमारे लिए काम कर रही है। लेट्स स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं। तो जहां अब हम बात कर रहे थे, अब एक आईएएस ऑफिसर को ये हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए, वाई टू रीड हिस्ट्री, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, राइट? क्योंकि जैसे मैंने कल आपको बताया था कि जब हमें अपने देश पे गर्व नहीं होगा तो जैसे हमें मौका मिलेगा हम देश छोड़कर भाग जाएंगे। हमें लगेगा अमेरिका ही जो है मानवता की धरती है, अमेरिका ही टैलेंट की धरती है, ब्रिटेन ही टैलेंट की धरती है, तो हम अपने देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। तो अब हम उसी के साथ जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, और ये सवाल है वाई टू रीड हिस्ट्री, हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, छोटा सा, ठीक है? अब मान लो जैसे मेरे स्टूडेंट ने एक फोटो भेजी थी कि सर मैंने उसको पढ़ाया था कि इतिहास का प्रयोग करके ऑफिसर कितना बदलाव कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आपने देखा होगा सड़कों के किनारे कुछ एक ऐसी जो ट्राइब्स होती, जनजातियां होती हैं, वो सड़कों के किनारे ही रहते हैं, वहां लोहे के औजार बनाते हैं, ठीक है, फिर वो अपना सामान उठाते हैं और चल देते हैं। कितने लोगों ने ये तस्वीरें देखी हैं? ध्यान से बताना मुझे, कितने लोगों ने ये तस्वीर देखी है? चलिए मुझे बताइए, तब समझ में आएगा। तो अब ये क्या होता है, ये क्या इनको कोई सहायता नहीं मिल रही है कि एक जगह नहीं रह सकते? सरकार ने, जैसे आज ही आपने देखा प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आया है कि मेरे पास अपना खुद का घर नहीं लेकिन मैंने अपनी बहनों के लिए घर दिए, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे थे वो। तो आपने देखा होगा कि सड़कों के किनारे ऐसे वो भट्टी लगाते हैं और वहां पर लोहा गलाते हैं, और जो है वो बच्चे भी वहीं रहते हैं, सड़क किनारे वो टेंट बना लेते हैं, वहीं रहते हैं, फिर कुछ समय वहां गुजारते हैं, फिर वहां से वो चले जाते हैं, ठीक है? आपने ये सीन देखा होगा। अब थोड़ी देर के लिए मेरी क्लास में कल्पना करो कि आज आप एक आईएएस ऑफिसर हो। चलो सब लोग आंख बंद करो और सोचो कि आज आप एक आईएएस ऑफिसर हो और आप चाहते हैं कि इस तरह से ये नार है, प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई हर गरीब को घर मिलना चाहिए, या कोई योजना आई हर गरीब को घर मिलना चाहिए, सभी का अपना आवास होना चाहिए, उनके बच्चे पढ़ने जाएं, तभी तो हम मानव संसाधन बना पाएंगे, इनको स्वस्थ जो है वो व्यवसाय करने के लिए जगह मिले। ये अनहाइजीनिक कंडीशन, जैसे मान लो जब टॉयलेट फैसिलिटी नहीं है तो ये क्या करेंगे, ओपन डिफिकेशन, खुले में शौच के लिए जाएंगे, जो अनहाइजीनिक भी होगा। और जो सरकार की नीतियां हैं स्वच्छ भारत अभियान की, प्रधानमंत्री अभी देखो आजकल गवर्नमेंट स्कीम चला, उसमें चल रहा है कि स्वच्छता के लिए जो है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर आप जो है उसके साथ जुड़ें, भारत को स्वच्छ बनाने की पहल करें। आपने भी पढ़ा होगा, आप अगर किसी को आज की डेट में फोन कर रहे हैं तो रिंगटोन पे ये चल रहा हो, किसने किसने सुना रिंगटोन कि 2 अक्टूबर को आप वेबसाइट पर ये करें और जो है जो भी आप स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको अपलोड करें उस वेबसाइट पे गवर्नमेंट के साथ। आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना? वो किसी को भी आजकल फोन कर रहे हैं आप तो उसको ये आपको रिंगटोन ऑटोमेटिकली सुनाई पड़ रही है, राइट? तो अब मान लो आपको ये है कि अगर ये बच्चा पढ़ने नहीं जा पाएगा जो इस फोटो में है, ठीक है, ये ओपन डिफिकेशन यानी खुले में शौच के लिए जाएंगे, इनके पास पीने के पानी की सुविधा नहीं होगी, ये इनको जो है वो किसी भी मतलब इनको कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, कोयला जला रहे हैं, इससे उनको हेल्थ का बहुत नुकसान होगा, इनके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी बात, इनके पास कोई अपना परमानेंट एड्रेस नहीं है, तो कल को ये गवर्नमेंट की कोई भी जो है वो स्कीम का फायदा नहीं ले पाएंगे। अब ठीक है, अब आप एक आईएएस हैं, थोड़ी देर के लिए आप सोच लो, आप एक आईएएस हो, अब क्या करोगे इनको रिहैबिलिटेट करने के लिए, क्या करोगे बताओ? चलो अभी देखो, तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने का नजरिया बदल दूंगा तुम्हारा। एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते मेरे साथ तुम्हें एक फीलिंग आने लगेगी कि तुम इतनी केस स्टडी सॉल्व कर लोगे इसमें बैठे बैठे, और सबसे बड़ी बात तुम्हारे अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना आ जाएगी, एक नेशनलिज्म की भावना आ जाएगी मेरे साथ पढ़ते पढ़ते, राइट?
और दूसरा, आप इतनी केस स्टडी मेरे साथ करोगे, करंट पे तो तुम्हारी ऐसी कमांड हो जाएगी मेरे साथ कि मजा आएगा। अब जरा तुम बताओ, अब आईएएस ऑफिसर हो, तुम क्या करोगे इनको? चलो बताओ। मैं तुम्हें बताऊंगा कि हिस्ट्री पढ़ना क्यों जरूरी है। उदित ने लिखा टीना डाबी। अरे टीना डाबी ने क्या किया कि उन्होंने सेम ये किया। आप बताओ क्या करोगे? उनके भरोसे थोड़ी नौकरी करोगे। अपूर्वा ने लिखा है प्रधानमंत्री रोजगार योजना से हेल्प हो सकती है। वेरी गुड, शाबाश अपूर्वा, वेरी गुड, शाबाश। देवेशान गुर्जर ने लिखा सर पहले इनको रहने के लिए व्यवस्था प्रदान करेंगे। वेरी गुड, कीप ट्राइंग, बहुत बढ़िया, शाबाश, मजा आ रहा है क्लास में। और वो जो देवी थी जो कह रही थी कि एनसीईआरटी कब पढ़ाएंगे, एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, शुरू हो गई है। और ऐसा पढ़ाऊंगा कि तुम्हारे कोई हाथ नहीं मिला पाएगा तुम्हारे कॉन्सेप्ट पे। जो ये बड़े बड़ी बातें कर रहे हैं ना, उनको बिठा लेना, बोला चलो कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। अब तुम्हें आज बताऊंगा, तुमने इतने समय से हिस्ट्री पढ़ी होगी, आज हिस्ट्री पढ़ने का तुम्हारा नजरिया बदल दूंगा। आईएएस ऑफिसर हिस्ट्री क्यों पढ़ाते हैं? कॉलोनी में भेजा जाएगा तो वहां आवास योजना हो जाएगी, आवास योजना के बारे में बताएंगे, पहले इनको रहने के लिए व्यवस्था प्रदान करेंगे। ठीक है। मोहम्मद मुबशिर ने लिखा है इनको गवर्नमेंट घर बनाकर देगी जिसमें ये आसानी से रह सकते हैं। ठीक है, उड़ान स्कीम के द्वारा इनकी मदद करेंगे। मान साहब ने लिखा है इनको इनकम के रिसोर्स अवेलेबल कराएंगे। ठीक है, सब, कोई भी आईएएस के आसपास भी नहीं जा रहा है, कोई भी आईएएस के आसपास नहीं जा रहा है। पीएम उड़ान योजना के बारे में बताएंगे, इनको उड़ा दोगे। उद्यम योजना के बारे में बताएंगे। ठीक है, इन्हें सरकार के सभी योजना से अवगत कराएंगे। ठीक है, हाँ, तुम्ही तो पहले आईएएस, देश का पहला बैच तुम्हारे साथ ही बनेगा। हाँ जी, हो गया कि मैं बताऊं कुछ? चलो, देवी कहां गई? वो वाली क्या नाम है, देवी जो थी, कह रही थी एनसीईआरटी कब पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी पढ़ाएंगे ना, एनसीईआरटी उड़ा रहे, मस्त मजा आ रहा है। देखो आज तक किसी ने तुम्हें ऐसा नहीं पढ़ाया होगा, तुम्हें ये बताया ही नहीं होगा ये सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ना क्यों है। तुम तो इसको एक इतिहास के सब्जेक्ट के रूप में ले रहे, ऑफिसर क्यों बता रहे हैं। ठीक है, सब जो है तुम्हारी पूरी जो क्लास है हमारी ना, ये बड़ा अजीब सा भी वो नहीं होता। हमारे यहाँ एक जो है इलाहाबाद में कहते हैं बकैत, तो हमारे यहाँ एक राय देने वाले, हमारे यहाँ जैसे शादियों में फूफा आते हैं, ठीक है, तो वो रायते में उनको कमी नजर आ जाती है, खट्टा बहुत है। ठीक है, रसगुल्ला अंदर से कड़ा बहुत है, चावल पूरी तरह से पका नहीं है, पनीर थोड़ा टाइट हो गया है। खा ये सब लेंगे, लेकिन ये क्या होगा, ये सुझाव बहुत देते हैं। तो तुम लोग भी जो है कंक्रीट नहीं काम कर पा रहे, तुम लोग सुझाव दे रहे हो। यही अंतर है पढ़ने और सीखने में, यही अंतर है पढ़ने और सीखने में। मेरे साथ तुम सीख जाओगे। तो क्यों भाई, आज तक किसी ने बताया ही नहीं कि आईएएस को हिस्ट्री पढ़नी कैसे चाहिए और आईएएस हिस्ट्री पढ़ के करेगा क्या। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं। आप इनको समझाओगे। तुम्हें क्या लगता है, तुमसे पहले आईएएस ने इनको जो है वो रिहैबिलिटेट करने की कोशिश नहीं की होगी? तुम पहले आईएएस हो, टीना डाबी ने कोशिश नहीं की होगी, या उससे पहले के आईएएस जो है उन्होंने कोशिश नहीं की होगी? बहुत लोगों ने कोशिश की होगी। ठीक है, बहुत लोगों ने कोशिश की होगी। अब देखो हिस्ट्री क्यों पढ़ना है। जब तुम इनका इतिहास पढ़ोगे तो ये जब मुगलों के खिलाफ युद्ध हो रहा था, राजपूतों का, खासतौर पर राजस्थान में बहुत पाया जाता है, राजस्थानी समुदाय के लिए। अब ध्यान से समझो, तो इन्होंने महाराणा को वचन दिया था जब वो लड़ाई हो रही थी कि हम, इतिहास है इनका, जब तुमने बाहुबली देखा था ना कटप्पा को, तो कटप्पा कहता था मैं हमेशा राजगद्दी की सेवा, चाहे उसमें कोई अच्छा आदमी बैठे चाहे बुरा आदमी बैठे, तो जो उस राजगद्दी पे बैठेगा उसकी वो रक्षा करने के लिए वचनबद्ध है। आपने सुना होगा कटप्पा। तो यहां भी समझो इसको। तो ये जो तुमने कहा आवास योजना दे देंगे, रोजगार के साधन दे देंगे, क्या तुम्हें लग रहा है तुमसे पहले किसी आईएएस ने ट्राई नहीं किया होगा? तुम पहले आईएएस हो। तो ये जो है महाराणा प्रताप को जो है इन्होंने वचन दिया था कि हम आजीवन, हमारे जो वंशज होंगे ये हम घुमंतु जीवन जिएंगे जैसे आप जी रहे हैं, और हम कभी भी अपना आवास नहीं बसाएंगे। और ये उस वचन के साथ, राजपूतों की वचन शैली के बारे में तो आप जानते हैं, प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो इस वचन के साथ वो बद्ध हैं। तुम इनको फैसिलिटेट करने की भी कोशिश करोगे, समझाने की भी कोशिश करोगे, ऐसे ही जीवन जीते चले आए। ये पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा होता चला आया है, और उस वचन के साथ बंधे होने में इन्हें गर्व की भावना होती है, और आप इनके रीति रिवाजों में हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते। समझे?
तो इनको समझाने के लिए तुम्हें इतिहास का सहारा लेना पड़ेगा, तुम्हें बताना पड़ेगा। और इसमें से कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे, चॉइस होगी और नहीं होगी। आप जबरदस्ती इनको मकान दे दोगे, बोलेंगे हम तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पीढ़ियों से जो है वचन चला आ रहा है, तो हम श्रापित हो जाएंगे, हम महाराणा से दिया हुआ वचन तोड़ देंगे अगर हम रह लेंगे। तो ये सड़क किनारे पूरा जीवन बिता लेते हैं, पूरा जीवन सड़क किनारे बिता लेते हैं, लेकिन ये सेटल नहीं होते, क्योंकि ये वंशों से जो है, ये वंशजों से चला आ रहा है, ये वचन के साथ बंधे हुए। अब बताओ, अब दो तुम पीएम आवास योजना इनको, अब दो तुम रोजगार के साधन इनको, अब बताओ। तो आपको इनको समझाने के लिए उसी ऐतिहासिक मूल्यों का सहारा लेना पड़ेगा, हिस्टोरिकल फैक्ट्स का सहारा लेना पड़ेगा, समझे? जैसे अर्जुन ने पूछा है, क्या इन्हें अपने इतिहास का पता होता है? इतिहास कोई टीचर थोड़े ना पढ़ाता है, जाने कितने टीचर सालों से पढ़ाते चले आए, वही जो मैकाले ने लिख दिया वही पढ़ा रहे हैं, हर क्लास में पढ़ाया जा रहा है, हर कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है। या तो बहुत विरले होते हैं जो इतिहास में नई रिसर्च लाने की हिम्मत कर रहे हैं, राष्ट्रवादी होते हैं, नहीं तो सालों से बड़ी बड़ी कोचिंगों में, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में मैकाले का इतिहास पढ़ाया जा रहा है। आर्य बाहर से आए, टीचर भी आर्यन इन्वेजन थ्योरी लिखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन लिखिए। तो क्यों कोई वो जांग आज खड़ा हो रहा है और कह रहा है कि कहां है भैया, 75% भूभाग सरस्वती नदी के किनारे था, तो इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे हो गया? ये सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों नहीं हुई? तो आज क्वेश्चन तो कोई पूछ रहा है ना, वो जांग खड़ा होके। आर्य मतलब श्रेष्ठ लोग था हमारी संस्कृत में, तो तुमने आर्य को नस्ल बना दिया। लेकिन आज से नहीं, पता नहीं कितने समय से, सालों से कोचिंगों, विश्वविद्यालयों, हर जगह तो यही हिस्ट्री हमें पढ़ाई जा रही है। भारत में रेलवे के विकास ने भारत को कितना उन्नत कर दिया, थक गया यूपीएससी पूछते पूछते, ये पूछे जा रहा। कोई पूछे $45 ट्रिलियन का हमारा कौन ले गया? कोई पूछे नस्ल भेद का सिद्धांत हमें किसने सिखाया? कोई पूछे कि मिशनरीज कैसे काम किया? कोई पूछे कि कितने स्तर पर भारत का जो अतिक्रमण हुआ? कोई जाके पूछे चर्चिल से कि चर्चिल महान कैसे हो गया? चर्चिल का जो है कोट यूपीएससी के पेपर में कैसे आ गया? एक एक जू को सिखाया जाता है, इजरायली को सिखाया जाता है कि जिंदगी में होलोकॉस्ट भूलना नहीं, नाजियों को भूलना नहीं, खोज खोज के मारना। और हमारे बंगाल में 10 लाख से ज्यादा लोगों को मार दिया गया, और उस चर्चिल को हम महान बनाते हैं, उसका कोट हमारे यूपीएससी के हिस्से में आता है। हम किस तरह के मानसिकता के लोग हैं? कहां चले गए अंग्रेज? मैकाले बैठा हुआ है, मैकाले बैठा हुआ है अभी भी, वो हंस रहा होगा ऊपर उसकी आत्मा, देखो पूरी पीढ़ियों की पीढ़ियां बना के चले गए। तुम्हारी मेमोरी में है कि नहीं है? जिसने क्वेश्चन पूछा इनको इतिहास पता होगा, तुम्हें तुम्हारा इतिहास पता है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम कौन हो? तुम्हें पता है? तुम मानसिक रूप से गुलाम हो, तुम्हारा इतिहास लिखने वाला कोई और है। वो जिसने बताया कि तुम सपेरों के देश के लोग हो, वो जिसने बताया कि तुम गरीब हो, वो जिसने बताया कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं हमारे आगे और तुम उसको मान रहे हो, इन्हें इनका इतिहास पता है। ये यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें तुम्हारा इतिहास नहीं पता क्योंकि तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ये पीढ़ी दर पीढ़ी, वंश दर वंश उस वचन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और तुम और हम क्या कर रहे हैं? लिख दिया कि ये भारतीय लोग आक्रांता थे। आज पूरे साउथ इंडिया में बवाल मचा हुआ कि नहीं मचा हुआ है? आज द्रविड़, और क्या हुआ कि ये सनातनी है, आर्य हैं। कल बवाल हुआ डीएमके या डीएमके के साथ। देश को उन्होंने बांट के रख दिया, देश को बांट के रख दिया कि द्रविड़ और हम, ये दोनों वास्तव हम यही के हैं, ना द्रविड़ अलग है ना आर्य अलग हैं। और प्रूव कर दिया कि आर्य बाहर से आए थे और हम बकलोल लड़ रहे हैं बैठ के। पूरा साउथ क्या हो रहा है? कह रहा है कि हम द्रविड़ लोग हैं, हम अलग हैं, ये सनातनी है, ये नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, ये हिंदू हैं। कोई कह रहा है हिंदू भी नहीं। कल अब बवाल कटा ना, एक नेता जो है उसने बोल दिया कि रामायण मिथ है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, फलाना ठिकाना। कल बोला उसने, भारत में रह के बोल रहा है ये, क्योंकि यही अंग्रेज चाहते थे, क्योंकि आर्य बाहर से आए, द्रविड़ यहां के मूल थे। लड़ो बैठ के दोनों लोग, जो उन्होंने अमेरिका में किया, जो उन्होंने ब्रिटेन में किया, जो उन्होंने दुनिया के हर हिस्से में किया, अफ्रीका में किया, वो यहां भी कर रहे, और हम लड़ रहे हैं। हम ये भूल गए कि हम दोनों इसी देश के निवासी हैं, और राजनीति इस पर रोटी सेक रही है। अगर आर्य शिव की उपासना कर रहे हैं, शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, तो साउथ में शिव के मंदिर क्यों हैं? आप मुझे बताओ। आज वैष्णव जो है वो विष्णु की पूजा कर रहे हैं, तो विष्णु के मंदिर साउथ में क्यों है? अगर द्रविड़ियन कल्चर अलग है तो
ये अंग्रेजों की साजिशें हैं और उस साजिश में हम भारतीय शामिल हैं। तो दोस्त, इन्हें नहीं, हमें अपना इतिहास नहीं पता है। बात अच्छी लगी तो लाइक जरूर भेजना। क्लियर है? तो यहां मैं तुमसे बताने की जो कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझो, और बेटी जिसने क्वेश्चन पूछा था वो और ध्यान से सुनो, कि आपको जब इस समाज में उतरोगे तो प्रधानमंत्री कहेंगे भाई कोई भी गरीब मुझे सड़क पर नहीं दिखना चाहिए, या सरकार की योजना है कि इनको ओपन है आपके जिले में होए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इन्हें समझाना पड़ेगा, ऐतिहासिक रूप से इनको उस गर्व की भावना से जोड़ना पड़ेगा। अब सॉल्यूशन ये भी दे सकते हो कि महाराणा प्रताप एक बहुत राष्ट्रभक्त व्यक्ति थे, प्राणों को न्यौछावर कर देने वाला व्यक्ति अपनी मातृभूमि के लिए। तो ये मातृभूमि तुमसे सफाई मांग रही है, ये मातृभूमि चाह रही कि आप जो है वो उन्नत हो, आप जो है खुले में शौच ना करें, आपके मातृभूमि में जो ये माता के जो बच्चे हैं वो पढ़ें, तब आप इनको जब, क्योंकि इनका जो कोर है वो गर्व की भावना है। कोई इस तरह का जीवन क्यों जी रहा है, कष्ट का जीवन क्यों जी रहा है? क्योंकि उनको उस वचन के साथ गर्व की भावना है। तुम इस बात को, जो मैं बात कह रहा हूं, समझने की कोशिश करना, जो समझ जाएगा आने वाले समय में एक अच्छा ऑफिसर बनेगा। ये तुम्हारे लिए शर्म की बात है, ओ माय गॉड सो मेनी पुअर पीपल, बिकॉज तुम इस देश को अंग्रेजों की नजर से देख रहे हो। पढ़ाया गया है कि इस देश को तुम जो है वो अंग्रेजों की नजर से देख रहे हो, गलत है ये। ओ माय गॉड सो मेनी पुअर पीपल। सर मैंने देखा विलेजेस के किनारे किनारे ऐसे लोग रहते हैं, ओह माय गॉड, उनके पास तो वाटर नहीं है, हाइजीन नहीं है, हाथ धोए बिना खाते हैं, इस तरह से लोग बात करते हैं यार। अरे इनका जो ये जीवन शैली इनके गर्व का विषय है, और इस गर्व के साथ तुमने छेड़छाड़ की ना तो ये दिक्कत हो जाएगी। और ऐसा नहीं कि यही अकेले हैं, आप बिश्नोई समाज को देख लो, आज भी सलमान खान को खोज रहे हैं। एक मृग तुम्हारा, लेकिन वो मृग उनके लिए पूज्य है, वो उसको जो है कृष्ण का अवतार मानते हैं। बोला जान चली जाएगी कि अब उनका वृक्ष काट के दिखा दो, या तो वो अपने टुकड़े कर लेंगे या तो आपके, क्योंकि उनके लिए वो वृक्ष पूज्य है, ईश्वर का प्रतीक है। समझे? तो इन चीजों को समझने की कोशिश करो। हिस्ट्री आपको पावर देती है। अब आप इनके गर्व से खिलवाड़ किए बिना आप उस तत्व को समझाने की कोशिश करोगे, कि महाराणा ने अपना जीवन जो है वो इस राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। तो ये राष्ट्र आज की क्या डिमांड कर रहा है, जब आप समझाओगे, इनके गर्व के साथ उसको जोड़ोगे, तब ये जाकर रिहैबिलिटेशन की तरफ जाएंगे। तब जाकर ये रिहैबिलिटेशन की तरफ जाएंगे। तो हिस्ट्री जो है आपको भारत की तमाम समस्याओं और उनकी पोटेंशियल दोनों को समझने की समझ देती। जैसे अभी एक सज्जन थे, उन्होंने भी ज्ञान बखारा, यहां पे मैंने चैट पढ़ा कि भाई ये लोहार है, आदिवासी नहीं। तो इस भाई को, चूंकि बहुत लंबे समय से इसको जातियों का बहुत लंबा ज्ञान इनको दे दिया गया, इन्हें पता ही नहीं है कि अंग्रेजों ने एक रूल बनाया था, इन्हें पता ही नहीं है कि ऐसे लोगों को, जब भी तुम ध्यान से देखना जाके, जब ये शहर के बाहर अपना जमावड़ा करते हैं ना, तो इनका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। कहीं भी अगर चोरी होती है शहर में, सबसे पहले इन्हें पकड़ा जाता है। तुम्हें पता है क्यों? ये कितनी गंदी रीति है जो आजाद भारत में चल रही है, तुम्हें पता भी है? यहां पे बोलने से पहले इतिहास तुम्हारा पता है, इनको पता है, तुम्हें पता है? तुम्हें पता है अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था, और ऐसे सभी लोगों को जिनको समझ नहीं पाए थे उनको क्रिमिनल ट्राइब्स बनाए। ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्रिमिनल, इनका काम हो, जैसे पैदा होते हैं थाने में रिपोर्ट करनी पड़ती है। हम भारतीय अपने भारतीय, और अभी भी वो कानून चल रहा है। भारत के कई जो प्राकृतिक आवास में रहते हैं उनको क्रिमिनल ट्राइब्स बता दिया है। क्रिमिनल ट्राइब मतलब पिता, उनका बेटा, उसका बेटा, एवरीबडी जो सरकार के रूल्स के हिसाब से वो क्रिमिनल्स हैं। क्या बात कर रहे हो, क्या जानते हो यार भारत के बारे में? दो चार जातियों के नाम याद कर लिए, ये तो तुम्हें वही तो कोशिश कर रहे कि लड़ो जाति के नाम पे, मर जाओ, भारतीय तो बनो ही नहीं कभी, मर जाओ जाति के नाम पे, सारा मामला ही खत्म कर लो। क्योंकि भारतीय बन जाओगे तो जाकर उनके मुंह पे तमाचा मारोगे, वेस्टर्न के मुंह पे,
कॉलर पकड़ के खींच के लेकर आओगे उसको, बोले हमारा इतिहास तूने बिगाड़ा कैसे, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी, तू अपना इतिहास देख, देख तू अपना इतिहास, लुटेरों का देश। तो ये पूछोगे, गर्व की भावना होगी, तो फिर से वापस विश्व गुरु की तरफ हम बढ़ पाएंगे। ये तुम्हें बढ़ने देंगे? ये बढ़ने देंगे? अमेरिका जो कुछ दिन पहले मार एकदम गले मिल रहा था G20 में, आज उसको ये बोलने में उसका गला फंस रहा है, उसको बाइडेन को खराश हो गई है कि कनाडा गलत कर रहा है, बिना जो है वो सूच उसके नहीं दे रहा है, वो ढकी छुपी बातें कर रहा है। एक तरफ भारत को अपना सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार कर, और चाइना वहां सी जिनपिंग हंस रहा है, बोला देख ये जो है ये झूठी डेमोक्रेसीज हैं, ये सब एक दूसरे को ही लगड़ी मारते हैं। अभी बाइडेन, उसने सी जिनपिंग ने बोला, चाइना का जो प्रीमियर है हंस रहा है कि अमेरिका की दोस्ती और गले में सांप एक ही जैसा है। भारत को कह रहा हम तुम्हारे बहुत परम दोस्त हैं, और जाके कनाडा से कह रहा यार हमारा तुम्हारा तो जन्मों का रिश्ता है, क्योंकि हम दोनों गोरे हैं, हम दोनों इस जातीय नस्लता में हम सबसे ऊपर बैठे हैं। तो जब तक हम उन्हें कह नहीं पाएंगे, तब तक जब तक हम अपनी चीजों को समझ ही नहीं पा रहे। और ये कानून के हिसाब से इनका रिहेबिलिटेशन, क्योंकि ज्यादातर लोगों को क्रिमिनल ट्राइब्स कहा गया मेरे भाई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप इनके गर्व की स्थापना गर्व से ही कर सकते हो, डंडा मार के नहीं कर सकते। इनको जबरदस्ती ले जाके मकान में ठूस नहीं दोगे। आप उस गर्व की भावना को जब समझोगे, तब आप इसके साथ प्रतिस्थापित हो पाओगे। मजा आया क्लास में? समझ में आया? करंट अफेयर्स के कई टॉपिक हमने डिस्कस किए, राइट? और आपको यह समझाया कि इतिहास क्यों हमें पढ़ना है। तो मैं एनसीईआरटी की कक्षाओं को इस तरह से कंटिन्यू करूंगा, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एंशिएंट हिस्ट्री। सबसे पहले मैं वहीं से एनसीईआरटी शुरू कर रहा हूं, और इतिहास पढ़ने का एक नजरिया मैंने आपके सामने रखा। आपका माइंड ओपन हुआ होगा कि हमें शायद बहुत कुछ नहीं पता। इन क्लासेस में आपका एक तो करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से तैयार होगा, दूसरा आपको एक नया पर्सपेक्टिव दूंगा, एक नई रिसर्च दूंगा, और एक गर्व की भावना पैदा होगी कि हम भारतीय संसार में बहुत महान है, क्योंकि आज हमें इसकी बहुत आवश्यकता है। हमें बहुत ही विद्रूप तरह की हिस्ट्री जो है हमें पढ़ाई जाती है। और कल जो है वो पीवी सर क्लास लेंगे अपनी ज्योग्राफी की, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पैरेलल चल रहा है। जिन लोगों ने अभी एडमिशन नहीं लिया है वो इसके साथ जुड़ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, और अपनी तैयारी को एक अगला मुकाम, अगला आयाम दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए कॉन्सेप्टर में भी, और इस बैच के साथ भी, एनसीईआरटी के साथ भी। साथ ही साथ 12 अक्टूबर से हमारा शुरू हो रहा है बैच 2 ईयर गुरुकुल बैच। नया रीडिंग रूम आ चुका है, इसके साथ जुड़ जाइए और काम करिए। थैंक यू सो मच।